हेलो दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 52 जिसमें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में CAG यानी कैग भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से हम देखेंगे, जिसमें हम इसके अपॉइंटमेंट और इसके टर्म के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होने के नाते ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैग की ऑफिस में जो भी पर्सन अपॉइंट होता है उसको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। उसको फ्यूचर में फेवर को ध्यान में रखते हुए किसी भी गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम इसके ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में भी बात करेंगे, इसके रोल के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैग का कॉरपोरेशंस के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इसका किस तरीके का रोल होता है। इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, जिसमें हम स्पेशली पॉल एच एप्पलबाई करके एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, इनके बारे में हम इनके क्रिटिसिज्म के से रिलेटेड बातें देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैग के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कैग के बारे में। तो कैग के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 कैग के बारे में बात करता है और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ठीक है, अब कैग जो होता है ये हमारे कंट्री के अंदर में ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर ये पब्लिक पर्स का गार्डियन होता है और हमारे देश के अंदर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, चाहे ये फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। अब कैग के इसी रोल को देखते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि जो कैग है ये हमारे देश के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कैग के बारे में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैग जो है वो हमारे देश के जो कई सारे बलवॉक्स हैं, यानी सुरक्षा दीवार उसको कहते हैं। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए कई सारी सुरक्षा दीवार यानी बलवॉक्स काम करते हैं। तो कैग भी उन्हीं में से एक है। कैग के अलावा जो बलवॉक्स हमारे देश के हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को बनाए रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाए रखता है। इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमारे देश में बनाए रखता है। इसको किसी भी तरह का इंटरफेयर इसमें नहीं होने देता और इस बात को इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी जो है हमारे देश के अंदर वो अच्छे तरीके से काम करती रहे। और अगला जो एक और बलवॉक है वो है UPSC, जो कि हमारे देश के अंदर पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपॉइंट करने का काम करता है, पूरे उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सबसे पहले तो कैग के बारे में कुछ बातें थी जिसको आपको जाननी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैग के अपॉइंटमेंट के बारे में और कैग के टर्म के बारे में। तो देखिए, कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और जो कैग है वो प्रेसिडेंट के सामने ही एक ओथ को सब्सक्राइब करता है। करेंटली आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो कैग है वह श्री के संजय मूर्ति, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कैग के टर्म की बात करें तो ये 6 साल तक अपने ऑफिस पे बने रहते हैं या 65 ईयर्स की एज तक बने रहते हैं, जो भी पहले होता है। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब रिजिग्नेशन और पूरा टर्म के कंप्लीट होने के अलावा इनको रिमूव भी किया जा सकता है और ये रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और रिमूव करने का जो ग्राउंड होगा और जो मैनर होगा वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल किस तरीके से होता है आपको ध्यान में होना चाहिए। हम इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो एक मोशन लाया जाता है, उस मोशन को फिर 3 मेंबर कमेटी जो है उस कमेटी इसको जांच करती है। फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से इस पूरे मोशन को पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, तब जाके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो इसी तरीके से कैग को भी रिमूव किया जा सकता है और केवल उन्हीं ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, यानी कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये दो ऐसे ग्राउंड हैं जिनके बेस पे कैपेसिटी, जिनके बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है और इन्हीं ग्राउंड्स के बेस पे कैग को भी हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैग अपने ऑफिस के थ्रू जो भी काम करता है उसमें एक इंडिपेंडेंस हो, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो, उस पर किसी भी तरीके का रोक टोक ना हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कई सारे ऐसे प्रोविज़न को उसमें शामिल किया है जिससे कैग जैसे ऑफिस का इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि कैग को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है,
यानी कि इनको केवल उसी तरीके से और उसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपने ऑफिस पे नहीं रहता। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है अपने टर्म के से पहले रिमूव होने का प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि इनके रिमूव होने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की तरह है। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करके हटाया गया। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जो दूसरा प्रोविज़न जो इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो ये कि एक बार कैग के तौर पे अपॉइंट होने के बाद ये ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना ही स्टेट गवर्नमेंट में किसी दूसरे पोस्ट पे अपॉइंट हो सकता है या अपनी सर्विस दे सकता है। तो फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट से फेवर लेने के लिए या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट से फेवर लेने के लिए ये कैग के ऑफिस को होल्ड करने वाला पर्सन काम ना करे, इस बात को इंश्योर करने के लिए उनका फर्दर अपॉइंटमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिनाई कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस जो हैं वो पार्लियामेंट डिटरमिन करता है। इसके साथ साथ एक बार कैग के अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उनके सैलरीज और सर्विस कंडीशंस में कोई भी कमी नहीं लाई जा सकती, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और प्रोविज़न जो इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो ये है कि कैग के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो हमारे देश के जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर चार्ज्ड है। चार्ज्ड होने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए अगर कैग को पैसे की ज़रूरत है तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं करवाना पड़ेगा, बिना वोटिंग के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा सकता है। इसी को हम चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये कई सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे देश के अंदर कैग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं और जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है, इसके जो भी आइडियल्स हैं उनको अपहोल्ड करके रखता है और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है, स्पेशली फाइनेंशियल फील्ड में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कैग के ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 पार्लियामेंट को इस बात के लिए ऑथोराइज़ करता है कि कैग के ड्यूटीज़ क्या होंगे, कैग के पावर्स क्या होंगे, इस चीज़ को वो प्रेस्क्राइब करे। तो इसी पावर के अंडर में पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पास किया अपने से, जिसको हम कैग्स ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971 कहते हैं। तो इस एक्ट में कई सारे ड्यूटीज़ और पावर्स कैग के मेंशन है। तो एक एक करके पहले हम ड्यूटीज़ को देखेंगे, फिर हम उसके बाद पावर्स को देखेंगे। अगर हम कैग के ड्यूटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, यानी हर एक स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड है वो, और ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके कंसोलिडेटेड फंड से जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना। पहला है तो ड्यूटी कैग का ये रहा। दूसरा ड्यूटी है कि हमारे देश के अंदर जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको ऑडिट करना। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, तो स्टेट और सेंटर दोनों के कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट को से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना, ये भी कैग की ड्यूटी है। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, उन सारे अकाउंट्स को ऑडिट करना। इसके साथ आप देखेंगे ये रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को भी ऑडिट करता है, जो कि उन सारी बॉडीज़ से रिलेटेड हैं जिन बॉडी को सेंट्रल या स्टेट से रेवेन्यू के तौर पे एक फाइनेंस किया जाता है। यानी ऐसी बॉडीज़ जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती हो या स्टेट गवर्नमेंट देती हो, उनके एक्सपेंडिचर के रिसीट्स को उनके एक्सपेंडिचर को और उनके रिसीट्स को ऑडिट करने की ड्यूटी भी कैग के पास है। इसके अलावा आप देखेंगे ये उन सारे बॉडीज़ के अकाउंट को भी ऑडिट करता है जिनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या लोन्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बॉडीज़ जिनको सेंट्रल या स्टेट से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उनकी भी ऑडिटिंग करता है। ऐसी बॉडीज़ जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स या लोन मिलता है, उन सारी बॉडीज़ के अकाउंट्स को भी ऑडिट करने का काम करता है कैग। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट के कंपनीज़ हैं जो कि कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डेंस में हैं, उनके सारे अकाउंट्स को कैग जो है वो ऑडिट करता है। इसके साथ साथ कैग उन सारे अदर बॉडी अथॉरिटी को अकाउंट को भी ऑडिट करता है जिसके ऑडिटिंग के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई कंपनी है तो उसके, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी है तो उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कैग से रिक्वेस्ट कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट की किसी बॉडी अथॉरिटी के अकाउंट को ऑडिट करने के लिए गवर्नर जो है वो कैग से रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जो लोकल बॉडीज़ की ऑडिटिंग होती है उसको। इसके साथ साथ आप देखेंगे
जो ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट प्लेसेस देन बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या कैग जो भी रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट को, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को, और स्टेट के लेवल पे आप देखेंगे गवर्नर को जो रिपोर्ट पेश करेगा, तो ये क्या करेगा फिर सेंट्रल लेवल पे, हम माफ़ कीजिएगा, जो सेंट्रल लेवल पे रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के सामने रखवाता है। ये कहता है आर्टिकल 151। इसके अलावा गवर्नर को भी अपने स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को ये सबमिट करता है, और फिर गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इस रिपोर्ट को रखवाता है, और इस बात की भी चर्चा आर्टिकल 151 में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कैग है वो एक गाइड की तरह काम करता है, एक फ्रेंड की तरह काम करता है, और एक फिलोसोफर की तरह काम करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो कि सारे अकाउंट्स की जांच करती है, तो उस पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए फिलोसोफर की तरफ, गुड फ्रेंड की तरह और गाइड की तरह एक्ट करता है कैग। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माफ़ कीजिएगा, हमारे पार्लियामेंट के ने जो एक्ट पास किया जिसको हम CAG's ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 कहते हैं, इस एक्ट में ये कैग की ये सारी ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन है। अगर हम इनके पावर्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के किसी ऑफिस को या डिपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करना, जो कि इसके ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में आता है। इसके साथ साथ उन सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना, है ना, जो कि किसी डिपार्टमेंट या ऑफिस से रिलेटेड हो। इसके अलावा ये किसी पेपर के रिकॉर्ड को मंगा सकता है या किसी डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है ऑडिटिंग के लिए। साथ ही साथ ये उन सारे ऑडिटिंग के एक्सटेंट और मैनर को खुद भी डिसाइड करता है। तो ये सारी पावर्स जो है वो कैग की है। तो इस तरीके से हमने देखा जो कैग एक्ट है 1971 का, उसमें कैग के ड्यूटीज़ और पावर्स, इन दोनों की चर्चा है, और ये ड्यूटीज़ और पावर्स में क्या क्या चीज़ें आती है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम कैग के रूल की बात करें तो कैग हमारे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बना रहे इन मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, हमने अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने यूके से अडॉप्ट किया है, राइट। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता यह है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस बात को इंश्योर ये कैग करता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो कैग है वो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। अब कैग के कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसके रोल को बताती हैं। जैसे कैग जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और इस ऑडिटिंग से रिलेटेड कई सारे रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को पेश करता है। तो ये 3 मेजर रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करता है। इसमें एक रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड होता है, दूसरा फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड होता है, और तीसरा पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड होता है। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें गवर्नमेंट के एक्चुअल एक्सपेंडिचर को और पार्लियामेंट ने जितना एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया था, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। वहीं जो फाइनेंस अकाउंट होता है उसमें पूरे एक साल में सरकार को कितना रिसीट्स मिला या सरकार के पास कितना पैसा आया और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, इसके बारे में फाइनेंस अकाउंट बताता है। ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके बारे में मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, और इस एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार पैसा निकाल सकती है। तो मान लीजिए कि इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से पार्लियामेंट ने 1000 रुपये खर्च करने के लिए एग्जीक्यूटिव को ऑथोराइज़ किया, तो इस 1000 रुपये सैंक्शन, तो ये वाला जो अमाउंट है ये सैंक्शनड हो गया। अब इसके अलावा सरकार ने मान लीजिए पूरे साल में 1000 रुपये से हो सकता है ज़्यादा भी खर्च किया हो, 1000 रुपये से कम भी खर्च किया हो। तो जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, इन दोनों में कंपेयर जब किया जाता है तो उसी अकाउंट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेजर रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट के सामने कैग सबमिट करता है। उसके अलावा आप देखेंगे ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं, इन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखवाता है, और पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, ये कमेटी इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कैग एक्ट ऑफ 1971 था, इसके अंडर में ये जो कैग है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करता है कि जो भी एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा किए गए वो लीगली सैंक्शन थे या नहीं थे। इसके अलावा
जिस पर्पस के लिए फंड्स एलोकेट किए गए थे वो पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये कैग ये भी देखता है कि वो सारे रूल्स और अथॉरिटी जो है वो फॉलो किए गए या नहीं किए गए, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेट डाउन किया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जब भी खर्च करेगी तो उन सारे रूल्स को और उन सारी अथॉरिटीज़ को फॉलो करेगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैग के पास ये कई सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कैग का रोल इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैग जो है वो कई टाइप के ऑडिट भी करता है। इसमें सबसे पहला आप देखेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट होता है। अब ये ऑडिट मैंडेटरी है, ये कैग को करना ही पड़ेगा। इस ऑडिट के माध्यम से कैग इस बात को इंश्योर करता है कि हमारी सरकार के जो भी स्पेंडिंग्स हैं वो स्पेंडिंग हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उसके साथ हो, उसके अकॉर्डिंग हो, उसको फॉलो किया जा रहा हो। इसके अलावा एक दूसरा ऑडिट होता है जिसको हम प्रॉपर्टी ऑडिट कहते हैं। अब ये ऑडिट डिस्क्रिशनरी होता है। इसमें विजडम को, इकॉनमी, फेथफुलनेस ऑफ स्पेंडिंग, इन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। साथ ही साथ जो ये वेस्टफुल या एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इस बात को एग्जामिन कर सके और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी बता सके कि ये जो एक्सपेंडिचर हुए ये क्यों हुए। तो ये प्रॉपर्टी ऑडिट जो होता है ये डिस्क्रिशनरी होता है। एक और ऑडिट होता है जिसको हम परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। इस प्रकार के ऑडिट को 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं या गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उसके एफिशिएंसी को, उसके इकॉनमी को, उसके इफ़ेक्टिवनेस को एग्जामिन करने का काम करता है। तो इस तरीके से कैग ये 3 प्रकार के ऑडिट करता है। पहला लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट जो मैंडेटरी है, तीसरा प्रॉपर्टी ऑडिट जो डिस्क्रिशनरी है, और तीसरा जो है ये परफॉर्मेंस ऑडिट है जिसको 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कैग है वो इन तीनों ऑडिट्स के माध्यम से हमारे देश में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रूथफुलनेस को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी गलती हो रही है तो उसकी तरफ हमारे देश का ध्यान खींचता है। अब अगर हम इसके ऑटोनॉमी और लिमिटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कैग के पास कई सारे मामलों में फ्रीडम है, जैसे एक्सपेंडिचर के मामले में, लेकिन रिसीट्स और स्टॉक के मामले में कैग के पास उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर हो गया, तो इन सारे एरियाज़ में कैग जो है वो डिटेल नहीं मांग सकता है। जब भी उसको इन सारे एरियाज से रिलेटेड डिटेल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कंसर्न अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से कैग को उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं मिली हुई है और कैग पे कुछ लिमिटेशंस भी है कुछ मामलों में, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। तो अब हम बात करते हैं कैग के बारे में कि अब कैग का जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो हमारे देश में क्या कैग कंट्रोलर की रोल प्ले कर पाता है या सिर्फ ऑडिटर का रोल उसका जो मेन है वो रह गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं कि कैग को कंट्रोलर और ऑडिटर दोनों प्रकार के काम दिए गए, लेकिन प्रैक्टिस में आप देखेंगे जो कैग है वो केवल और केवल ऑडिटर जनरल का ही फंक्शंस डिस्चार्ज कर पाता है। क्योंकि जब भी किसी फंड को हमारे कंसोलिडेटेड फंड से रिलीज़ किया जाता है तो उस पर कैग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कैग केवल तभी ऑडिट कर पाता है जब वो एक्सपेंडिचर हो चुका हो। तो खर्च होने के बाद उस खर्च को ऑडिट कर पाता है कैग। तो इस वजह से जो हमारे देश में ये कहा जाता है कि कैग का रोल है वो ऑडिटर का ज़्यादा है और कंट्रोलर का या तो नहीं है या बिल्कुल कम है। अब यूके में देखेंगे इसका ठीक उल्टा है। यूके में जो कैग है वो ऑडिटर का भी काम अच्छे से करता है और कंट्रोलर का काम भी अच्छे से करता है, क्योंकि यूके में जो कंसोलिडेटेड फंड है उस फंड से किसी भी पैसे को निकालने के लिए या उस फंड से किसी भी पैसे को खर्च करने के लिए कैग की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब इस टाइप का अप्रूवल हमारे देश के अंदर जो कैग है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रोलर है उसका रोल, जो कैग में कंट्रोलर वर्ड है वो केवल नाम मात्र का है और मेनली जो कैग है वो ऑडिटर का ही रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो कैग है उसके रोल के बारे में सारी चीज़ें देखी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखेंगे हमारे देश में कई टाइप के कॉरपोरेशंस हैं और उन कॉरपोरेशंस का कैग के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इसके बेस पे कई सारे टाइप के हमें कॉरपोरेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पब्लिक कॉरपोरेशन के ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो कैग का रोल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो हमारे देश में टोटल 3 टाइप के पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जिनका कैग के साथ रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक ऐसे कॉरपोरेशन है जिस पे टोटली और डायरेक्टली जो है वो कैग ऑडिट कर सकता है। दूसरा
कि ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनका ऑडिटिंग तो प्राइवेट प्रोफेशनल्स करते हैं और इनको, लेकिन इन प्राइवेट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो कैग के साथ कंसल्ट करती है। और तीसरे कॉरपोरेशन ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो कि पूरी तरह से प्राइवेट ऑडिट करवाती है, उसमें सीएजी का यानी कैग का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन तरीके के कॉरपोरेशन जो है वो हमें अपने देश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब कैग के बारे में पॉल एच एप्पलबाई ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। दरअसल पॉल एच एप्पलबाई जो थे वो एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दो रिपोर्ट्स को ऑथर किया, एक 1953 में और दूसरा 1956 में। और इन रिपोर्ट्स में इन्होंने इंडियन ऑडिट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि जो इंडियन ऑडिट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। तो एक तरीके से इन्होंने कैग के ऑफिस के एबॉलिशन की बात की, और इनके जो भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कैग का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया हुआ है, क्योंकि एप्पल बाई को ऐसा लगा कि कैग जो है उसके पास बहुत ज़्यादा और बहुत एग्जैजरेटेड पावर है, जो कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही साथ पॉल एच एप्पलबाई का मानना था कि एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी में कैग का जो रोल है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, क्योंकि कैग की जो रिजिड स्क्रूटनी है वो एक क्लाइमेट ऑफ फियर को क्रिएट करती है, और माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह से जो सिविल सर्वेंट है वो नए नए इनिशिएटिव लेने में, नए नए इनोवेशन करने में डिस्करेज होते हैं। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी पे कैग का नेगेटिव रोल, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ पॉल एच एप्पलबाई का मानना ये था कि कैग जो है वो उसका बहुत ज़्यादा फोकस फॉल्ट फाइंडिंग पे होता है, क्योंकि ये ओवरली कंसर्न होता है एरर्स को लेके। अब ये क्या करता है, एरर को तो वो बहुत ज़्यादा दिखाता ही है, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए किसी भी सिस्टम को उसमें ये हेल्प नहीं करता। तो इस तरीके से इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, इसको लेके भी पॉल एच एप्पलबाई ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर पॉल एच एप्पलबाई ने ऐसा माना कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो कैग है वो वेस्टर्न सिस्टम पे मॉडल्ड है, यानी वेस्टर्न सिस्टम के आधार पे ये बनाया हुआ है, जो कि इंडिया जैसे एक डायनामिक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले कंट्री के लिए वेल सूटेड नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कैग है वो प्रोसीजरल करेक्टनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो आउटकम्स है एक्सपेंडिचर का उस पर बहुत कम फोकस करता है। इसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की थी कि किस तरीके से जो कैग का रोल है वो कंट्रोलर का कम होके या ना होके केवल और केवल ऑडिटर का रह गया है, क्योंकि ये खर्च होने के बाद ही ऑडिटिंग कर पाता है, खर्च होने से पहले इसका कोई भी रोल हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा पॉल एच एप्पलबाई ने कहा कि ये एक क्वासाई जुडिशियल रोल को अज्यूम कर लेता है, क्योंकि उन्होंने इस बात को बताया कि कैग जो है वो ऑफ्टन एक जज की तरह एक्ट करता है, जो कि इसके ऑडिट जो फंक्शन है उससे हमें ऊपर देखने को मिलता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में भी इंटरफेयर करने का काम करता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बेस पे पॉल एच एप्पलबाई ने कैग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कैग के बारे में बात करेंगे, तो पॉल एच एप्पलबाई का क्या व्यू है, उनका क्रिटिसिज्म का क्या क्या पॉइंट है, ये हमको ध्यान में होना चाहिए। अब हमारे देश में कैग के सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि कैग जो है वो केवल रिपोर्ट को ऑडिट कर सकता है, इसमें ये रिकमेंडेशंस को इन्फोर्स नहीं कर सकता या कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकता, तो इसके पास लिमिटेड इन्फोर्समेंट का पावर है। इसके अलावा इसके जो भी ऑडिट्स हैं वो एक्सपेंडिचर के हो जाने के बाद कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि इसके प्रिवेंटिव रोल को बहुत ज़्यादा लिमिट करते हैं। तो दूसरा जो इसका चैलेंज है वो है पोस्ट फैक्टो ऑडिट, यानी एक्सपेंडिचर के हो जाने के बाद ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है हमारे देश में वो इसके रोल को लिमिट करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसको सीक्रेट एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो सीक्रेट सर्विस का एक्सपेंडिचर होता है, सीक्रेट सर्विस के एक्सपेंडिचर के लिए इसको जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन सारे एक्सपेंडिचर तक इसको एक्सेस नहीं मिल पाता, जिससे इसका रोल और भी ज़्यादा लिमिट होता है। साथ ही साथ कैग का जो ऑफिस है वो उसके पास एडिक्वेट स्टाफ की भी कमी देखने को मिलती है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमें जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन स्टाफ और इन टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी की वजह से इसके एफिशिएंसी में हमें कमी देखने को मिलती है, और कैग जो है वो ओवरबर्डनड हो रहा है और अंडर स्टाफ्ड हो रहा है। साथ ही साथ जो कैग है वो प्रोसीजरल एरर पे ज़्यादा फोकस करता है,
इसमें इफ़ेक्टिवनेस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो ये भी इसके सामने एक चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस के बारे में इसकी लिमिटेशन उभर के आती है, और इसको फॉलोअप क्या करना चाहिए इसके बारे में भी इसकी लिमिटेशन उभर के आती है, क्योंकि जो फाइंडिंग्स है वो लिमिटेड मीडिया और पब्लिक अटेंशन को रिसीव करते हैं, और इसके बाद जो पुअर इसके जो फॉलोअप इसका रिकमेंडेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी कि जब भी कैग के द्वारा कोई ऑडिटिंग की गई तो उस ऑडिटिंग के बाद जो भी इसके रिकमेंडेशंस आते हैं उस रिकमेंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाले कई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बावजूद कैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल प्रेशर को फेस करता है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या ब्यूरोक्रेसी से हो। तो इस पे पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और इसके कामों में इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी इसके सामने एक चैलेंज है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है। मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जो प्राइवेट प्रोफेशनल के माध्यम से अपनी ऑडिटिंग करवाते हैं, उसमें कैग का कोई रोल नहीं होता। तो ये भी इसके सामने एक चैलेंज है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस के ऑडिट में इसका स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा कम है, तो इसकी वजह से भी इसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। और इनके रिकमेंडेशंस पे जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो कैग के रोल को काफ़ी ज़्यादा वो लिमिट करती है और कैग के सामने एक नया चैलेंज लेके आती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो भी ज़रूरी बातें थी दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इस सेशन के बाद आपको कैग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।